तो आज हम करेंगे आरबीआई असिस्टेंट का आरबीआई असिस्टेंट का रीजनिंग का सेक्शन। नंबर 1। ओके, तो इसमें हम देखते हैं कि कैसे कैसे क्या क्या करना है। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, वो है ब्लड रिलेशन, जो कि बहुत ज़्यादा सिंपल है। कुछ लोग होते हैं कि वो ब्लड रिलेशन को देखते हैं और ऐसा होता है कि छोड़ देते हैं, बट अगर उसको करेंगे तो वो आसान हो जाता है। पर देखते हैं कैसे करते हैं। तो पढ़ते हैं, देयर आर 7 मेंबर्स, टिम, सैम, सिया, जिल, जॉन, रिया एंड हैंक इन अ फैमिली ऑफ 3 जनरेशंस। ओके, ये सात मेंबर्स हैं, 7 मेंबर हैं, 3 जनरेशन है। ठीक है, 3 जनरेशन हैं। 3 जनरेशन मतलब ऊपर, फिर बीच में, फिर नीचे बच जाएगा। तो और कुछ दिया नहीं दिया। नो सिंगल पर्सन इन द फैमिली इज़ अ पेरेंट। ओके, सिंगल पर्सन पेरेंट नहीं है, और अगर पेरेंट है तो किसी कोई नीचे बच्चा है तो वो दोनों पेरेंट्स होंगे, मतलब हस्बैंड वाइफ। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऐसे लिख दिया कि भाई हाँ राम के नीचे कोई बच्चा है, लड़का है या लड़की है, और उसकी वाइफ नहीं होगी, उसकी वाइफ भी होगी उसके साथ। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि भाई कोई भी सिंगल पेरेंट नहीं है। उस लाइन का मतलब ये है। तो हम करते हैं पहले लाइन से शुरू। जिल इज़ मैरिड टू जॉन। ओके, जिल जो है मैरिड है जॉन से। ये बीच में साइन होता है कि भाई इन दोनों के बीच में शादी हुई है। अब अगला है, सैम इज़ अ ग्रैंड डॉटर ऑफ। ये मेरा साइन है, मतलब कोई भी किसी तरह का भी साइन ले सकता है। कोई बंदा 2 साइन ऐसे दो डंडे ले लेता है कि भाई हाँ दोनों में शादी हुई है। कोई 3 डंडे ले लेता है, कोई कुछ ले लेता है, कोई कुछ ले लेता है। मैं ऐसे ले लेता हूँ ताकि दूसरी बार लग जाए कि हाँ भाई ये हस्बैंड वाइफ ही है, मतलब कि ऐसा। ठीक है, आगे फिर सैम इज़ ग्रैंड डॉटर ऑफ जॉन, मतलब कि जॉन का कोई यहाँ पे लड़का या लड़की होंगी, और उसके यहाँ पे कोई ग्रैंड डॉटर है, मतलब कि सीधा लड़की है। और लड़की को नेगेटिव हम साइन देते हैं और लड़के को पॉजिटिव। और यहाँ पे हमें पता नहीं है कि कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव है। ठीक है, ये तो हमने वैसे बना दिया, क्योंकि यहाँ भी बनाते हैं अलग से कि जॉन के नीचे फिर सैम, तो ये दिख रहा है। जॉन हैज़ 2 सन्स, जॉन के 2 बेटे हैं। ओके, 2 लड़के तो हैं ही हैं, मतलब 2 लड़के, ये लड़की भी हो सकती है। ठीक है, अभी हम ये नहीं पता कि जॉन के 2 लड़के तो हैं, जॉन के 2 सन्स, 2 ही सन है, मतलब 2 से ज़्यादा नहीं है, या तो एक लड़की होगी या मतलब जो भी होगा, 2 लड़के हैं। ठीक है, सन्स। नेक्स्ट, सिया इज़ डॉटर इन लॉ ऑफ जॉन। डॉटर इन लॉ मतलब कि बहू, मतलब सिया जो है वो डॉटर इन लॉ है, वो बहू है जॉन की, मतलब इसकी। ठीक है, यहाँ पे वो एक उसका कोई वो, अच्छा अब ये देखो, इसने बोला कि सिंगल पेरेंट कोई नहीं होगा, मतलब इसकी शादी तो हो चुकी होगी, कोई तो होगा। ठीक है, अब कितने हमारे 7 बंदे हैं, 1 2 3 4 5 और 6 बंदे तो हो गए। ठीक है, मतलब कि अब यहाँ पे हम 7 बंदी चाहिए हमें। ठीक है, 7 बंदे ही हैं। चलो फिर भी ये साइड में लिख लेते हैं इसको कि सिया इज़ ग्रैंड डॉटर इन लॉ, मतलब कि डॉटर ये इसकी वाइफ होगी, और यहाँ पे ये जॉन होगा। ठीक है, ये इसके साथ बाद में कनेक्ट करेंगे। डॉटर ना, टिम इज़ नेफ्यू ऑफ रिया। टिम इज़ नेफ्यू ऑफ रिया। टिम नहीं है यहाँ पे, कुछ नहीं है। टिम नेफ्यू मतलब कि चाचा था यार, तो इसका कोई इसके जो पेरेंट्स हैं उसके माँ बाप में से, या फिर ऐसा करके रिया कुछ है, इसकी ये टीम जो है नेफ्यू हो गया, मतलब या तो इसका मतलब ऐसे रिलेशन है ये, और ये होता है जो ऐसे गैप होता है जिसमें, मतलब ऐसे, तो इसका मतलब होता है कि ये भाई बहन है। ठीक है, तो ये मतलब कि दोनों भाई बहन हैं। अगर है टिम इज़ अनमेरिड, ये अनमेरिड है। ठीक है, टिम इज़ अनमेरिड। अच्छा, अगर हैंक इज़ नॉट सिबलिंग ऑफ सैम, हैंक जो है वो ब्रदर नहीं है, सिबलिंग नहीं है
सैम का, ठीक है, मतलब ये यहाँ पे हैक नहीं आएगा। जिल इज़ सिस्टर इन लॉ ऑफ रिया, रिया यहाँ पे था, अच्छा मतलब देखो, जिल इज़ सिस्टर इन लॉ ऑफ रिया, मतलब कि इसकी मम्मी होगी है, क्योंकि सिस्टर इन लॉ है ना, तो जिल मतलब ये हस्बैंड होगा, तभी तो ये हस्बैंड वो हो गया। इसके सिस्टर इन लॉ की इसकी भाभी कैसे बनी है, जब इसके भाई की ये वाइफ हुई। तो जिल इज़ सिस्टर इन लॉ ऑफ रिया। अब हम इसको यहाँ देखेंगे कहीं पे बैठे, जिल है हमारे पास, जिल है हमारे पास, जिल की डॉटर इन लॉ है, सॉरी सिस्टर इन लॉ है रिया, तो ठीक है, फिर यहाँ पे हम ये बना लेंगे, सही होगा। जिल है, इसके जॉन है, इससे बन गया ये सीधा ही, ठीक है। तो रिया, जिल तो ये हस्बैंड हो गया, तो मतलब कि रिया कुछ होगी। और इसके नीचे टिम है, जॉन के नीचे टिम, जो कि अनमैरिड है, मतलब कि जॉन के तो दो लड़के थे, मतलब कि एक लड़का यहाँ भी होगा और एक वाइफ है, मतलब एक सैम है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 बंदे हो गए, मतलब कि यहीं आएंगे ये हस्बैंड वाइफ, मतलब 2 ही लड़के हैं इसके, कोई लड़की नहीं है। और सैम और हैंक, और सैम भाई नहीं है, मतलब हैंक यहाँ नहीं आएगा। ये हो गया जॉन का सिया, हाँ ये रहा, देखा, सिया जो है डॉटर इन लॉ है, मतलब कि ये हस्बैंड वाइफ ही हो गया ना, तो ये सिया, और ये जो हैंक यहाँ पे आ गया, हैंक यहाँ पे आ गया, मतलब कि सॉरी ये, ठीक है, ये बना। और सैम का हमें पता है कि क्या है, ये सैम का हमें पता है, क्योंकि सैम को पता है कि ये ग्रैंड डॉटर है, तो ये ऐसे बन गया। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, हाउ इज़ हैंक रिलेटेड टू रिया। हैंक जो है रिया से कैसे रिलेटेड है, हैंक तो भाई फिर नेफ्यू हुआ, अगर ये इसके पापा हैं, और इसकी ये कुछ बहन या भाई है, ठीक है, ये हमें पता नहीं है, या हमें पता है नहीं, कहीं से पता था कि रिया क्या है हमारी, कहीं साइन पता लग रहा था, रिया जिल सिस्टर ऑफ रिया, जॉन हैज़ नो ब्रदर, ओके, जॉन हैज़ नो ब्रदर, लास्ट लाइन ना, तो मतलब कि ये इसकी बहन है। पर यहाँ तो ये पूछा है कि हैंक जो है वो रिया से कैसे रिलेटेड है, हमें तो यही पता है कि भाई ये नेफ्यू है, क्योंकि इसका तो हमें जेंडर का कोई फ़र्क नहीं है, हमें ये पता है कि भाई ये पता होना चाहिए ये प्लस है या माइनस है, तो प्लस है तो नेफ्यू है, अगर माइनस होता, अगर लड़की होती तो ये नीस होती, तो ये नेफ्यू है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज़ मदर इन लॉ ऑफ सिया, मदर इन लॉ ऑफ सिया, मदर इन लॉ कौन है सिया की, ये इसका हस्बैंड हुआ, हस्बैंड का भाई के पेरेंट्स, दोनों के पेरेंट्स तो एक ही होंगे ना, तो इसकी मदर इन लॉ कौन है, मदर इन लॉ मतलब सास, जिसकी मदर इन लॉ सास कहाँ दिख रही है, ये इसके पिता, ये इसकी मम्मी है, तो मतलब कि जिल, हाउ इज़ मदर इन लॉ ऑफ सिया रिलेटेड, ओके, हाउ इज़ मदर इन लॉ ऑफ सिया जो है रिलेटेड टू सैम, सैम की क्या लगती है, इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि जो सास है सिया की, वो क्या लगती है सैम की, वो रिलेटेड टू सैम है ना, हाउ इज़ मदर इन लॉ ऑफ सिया रिलेटेड टू सैम, तो ये क्या लगती है, ये लगती है ग्रैंड मदर। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्कुलर टेबल, ये सर्कुलर टेबल बनाते हैं। सबसे पहले तो हमें इन 2 सर्कुलर टेबल बना लेने हैं और 10 बंदे बिठा लेने हैं, 1 2, अच्छा पहले पढ़ता हूँ, 10 persons, थर्ड क्वेश्चन, 10 persons PQRSTUVWXY are sitting around a circular table at an equal distance from each other, okay, all are facing towards the center। ये बहुत ज़रूरी है कि भाई सेंटर की तरफ ये देख रहे हैं, क्योंकि सेंटर की तरफ देखना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अगर बाहर देखेंगे तो उनके लेफ्ट राइट में प्रॉब्लम आ जाएगी, ठीक है। अब हमें कैसे बिठाना है, 10 बंदे बिठाने हैं, तो ऐसे सामने सामने बिठा देंगे, ये 2 बैठ गए, 2 1 ये बैठ गया सामने इसके, ये इसके सामने बैठ गया, क्या एक कितना हो गया, 2 4 6 8 और ये 10, ठीक है, मतलब हम ऐसे साइन ले लेंगे ताकि हमें पता लग जाए कि भाई ये सामने सामने आ रही है। अब मैं बताता हूँ, 1 मिनट, 4 6 8
क्यों लिया बता, क्योंकि इसके सामने ये है, इसके सामने ये है, इसके सामने ये है और इसके सामने ये है, फेसिंग ईच अदर, ठीक है। अभी आपको पता लग जाएगा कि फेसिंग ईच अदर मैंने क्यों बोला। तो ये दो दो बन गए डायग्राम, दो हमें इसलिए बना देगा कि पॉसिबिलिटी बन जाए। तो आगे हम आगे पढ़ते हैं। नो टू पर्सनस विद नेम स्टार्टिंग विद द कॉन्जिक्यूटिव अल्फ़ाबेट्स अकॉर्डिंग टू द इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल सीरीज आर सिटिंग टुगेदर। नो टू पर्सनस मतलब कि जैसे ए बी सी डी है मान लो, तो ए बी के साथ नहीं बैठेगा, बी जो है ए और सी के साथ नहीं बैठेगा, बी जो है डी या ई या कोई भी साथ बैठ जाएगा, पर ए और सी के साथ नहीं बैठेगा, मतलब अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ में ये नहीं बैठेंगी। इसका मतलब ये है, तो ये भी ज़रूरी है, ये हमेशा माइंड में रखना चाहिए, क्योंकि आगे ये पॉसिबिलिटी काटने में काम आएगा। अभी देखते हैं कि कैसे, अगला देखते हैं आगे क्या बोला गया। यू इज़ सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ वी, यू इज़ सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ वी, ओके। इसका मतलब ये है कि हमारे लेफ्ट में 1 2 3 पे ही बैठा है। और वी इज़ सिटिंग अपोजिट टू, जो वी है अपोजिट बैठा है डब्ल्यू के, अपोजिट मतलब अपोजिट, अपोजिट कहीं भी अपोजिट बैठा है, ठीक है। यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, ठीक है, बिल्कुल अपोजिट। वन पर्सन इज सिटिंग बिटवीन डब्ल्यू एंड टी, वन पर्सन इज सिटिंग बिटवीन डब्ल्यू एंड टी। एस इज सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ पी, एस इज सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ पी। इमीडिएट राइट है ये, बीच में साइन नहीं है, इसलिए मैंने इमीडिएट राइट लिया है, ये इसका मतलब है इमीडिएट राइट। अगर बोलते कि भाई साथ में बैठे हैं तो हम लेते हैं ये कि भाई ये इधर भी आ सकता है, ये इधर भी आ सकता है, ठीक है। मतलब ऐसे नीचे उसके साइन ऐसे लेंगे कि भाई पी इधर भी आ सकता है, एस भी आ सकता है इधर, मतलब कि उसका कुछ पता नहीं है। पर जो राइट में पी के साइड राइट में बैठा है तो वो तो भाई पी के राइट में बैठा रहेगा, तो पी हमेशा लेफ्ट में रहेगा एस के। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं। 2 पर्सन आर सिटिंग बिटवीन पी एंड क्यू, 2 person are sitting between P and Q. Q is not sitting opposite to S. Sorry, R is not sitting opposite to S. जो R है वो अपोजिट नहीं है, ठीक है। ठीक है, अभी देखते हैं इसको इसमें कैसे पुट करेंगे। चलो अभी हमें ये देख लिया कि वी यू है, वी से हम डब्ल्यू बैठेंगे, डब्ल्यू से टी बैठेगा, टी से फिर आगे देखते हैं, मतलब एटलीस्ट हमें 2-3 तो चीज़ें बिठा सकते हैं। और अगर हमारे माइंड में ये भी है कि भाई पी के साथ क्यों नहीं बैठेगा, एस के साथ टी नहीं बैठेगा, वो मतलब बाय डिफ़ॉल्ट है ही है, क्योंकि अल्फ़ाबेटिकल सीरीज साथ में नहीं बैठेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यही हमें ये होगा कि वी के लेफ्ट में, इसलिए इन साइड इसलिए ज़रूरी है कि क्योंकि देखो अगर इसका मुँह बाहर होता तो लेफ्ट में इधर बैठता वो, बट अब अंदर मुंह है तो इसकी ये कहाँ पे बैठेगा, यू यहाँ पे बैठेगा, ठीक है। वी के 1 2 यू यहाँ पे बैठा है, वी के बिल्कुल अपोजिट में डब्ल्यू है, मतलब कि यहाँ पे, मतलब वो बिल्कुल उसके अपोजिट है। अगर मैं वी को यहाँ लेता तो डब्ल्यू यहाँ आता, ठीक है, ये भी टिक हो गया। अब डब्ल्यू और टी के बीच में 1 का गैप है, मतलब टी एक बंदे का गैप है, यहाँ ले नहीं सकता मैं, अगर लेता तो एक बंदा मैं यहाँ बिठाता और दूसरे डायग्राम में मैं यहाँ बिठाता, ठीक है। अभी तो दोनों में सेम ही चलेगा, ठीक है। डब्ल्यू और टी हो गया, तो इसका भी टिक हो गया। अभी लेते हैं पी और एस और पी और क्यू, ठीक है। चलो पी और एस से देखते हैं इकट्ठे। अगर हम पी और एस यहाँ बिठाएं, चलो मान के बिठा देते हैं, पी और एस यहाँ बिठाएं तो यहाँ बैठ नहीं सकता, क्योंकि देख लेना कि एस के साथ टी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ इकट्ठे नहीं बैठेंगे, ठीक है। मतलब कि ये तो कैंसिल हो गया यहाँ पे, और 2 जगह कहाँ पे, यहाँ पे जगह बची है, और कोई जगह तो नहीं बची 2 की, ना यहाँ ना यहाँ, मतलब पी के राइट में एस यहाँ बैठेगा, पी क्यू यहाँ पे नहीं है, एस टी कुछ नहीं है, ठीक है। क्यू आर एस, आर भी नहीं है, आर एस आर भी नहीं है बगल में, ठीक है। अल्फ़ाबेटिकल ऐसे चेक कर लेना, ठीक है। डब्ल्यू है, ठीक है, यहाँ पे पी एस ले लेंगे, और 2 का गैप अब क्यू में, 1 2 क्यू 1 2 क्यू। अब यहाँ पे हम क्यू का 2 का गैप आ, क्योंकि यहाँ पे नहीं ले सकते क्योंकि डब्ल्यू बैठा है, 1 2 क्यू क्यू आ गया। आर और एस अपोजिट में नहीं है, आर जो है एस उसके अपोजिट में नहीं बैठा, मतलब आर यहाँ नहीं बैठा, मतलब कि और जगह कौन सी बची बाकी है, सिर्फ ये बची है, तो यहाँ पे बची है। अब कोई एक वो रह गया, सॉरी 2 रह गई ये जगह, सॉरी
एस यहाँ नहीं आया तो आर यहाँ आ सकता था ना, फिर क्यू, अच्छा क्यू आर यहाँ इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि क्यू के साथ नहीं आ सकता यहाँ पे, ठीक है। कई बोलो कि यहाँ क्यों नहीं बिठाया, तो यहाँ इसलिए नहीं बिठाया क्योंकि क्यू पी क्यू आर यहाँ नहीं बैठ सकता, उसके कंसेक्यूटिव नहीं बैठ सकता, तो आर यहाँ बैठ सकता है, यहाँ पे तो ये बहुत दूर दूर आएगा, ठीक है। कभी बचे दो, देखते हैं कौन कौन से बचे हैं, पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू, एक्स यहाँ नहीं बैठ सकता, एक्स और एक वाई, दिस इज़ करेक्ट, ठीक है। तो अभी पहला क्वेश्चन देखते हैं, डैश इज सिटिंग अपोजिट टू एक्स, एक्स के अपोजिट कौन बैठा है, ये यू। हाउ मेनी पर्सन आर सिटिंग बिटवीन वी एंड एस, वी एंड वाई सॉरी वाई एंड एस, वाई एंड एस व्हेन काउंटेड फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ वाई, लेफ्ट ऑफ वाई कौन सा पड़ेगा, 1 2 3 4। डैश इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ, मतलब ये देखना है एक्स जो पहला अल्फ़ाबेट है, एक्स टी वी क्यू जो पहला अल्फ़ाबेट है इनमें, तो ये कौन सा अल्फ़ाबेट है जो दूसरे अल्फ़ाबेट के थर्ड टू द लेफ्ट बैठा है। तो देखते हैं एक्स जो है थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डब्ल्यू बैठा है, डब्ल्यू के बैठे में बैठा है 1 2 3, ठीक है। तो थर्ड में बैठा है, तो मेरे ख्याल से यही ऑप्शन है, यही ऑप्शन है। फाइंड द ओड पेयर आउट, ओड पेयर आउट मतलब कि वी और एस में कुछ ऐसा पैटर्न बन रहा होगा जो एक्स वाई में बन रहा होगा, डब्ल्यू आर में बन रहा होगा, पी यूपी में भी बन रहा होगा और एक्स और क्यू में बन रहा होगा, बट किसी एक में नहीं, इन पांचों में से किसी एक में नहीं बन रहा होगा, ठीक है। तो देखते हैं कि किस में अलग है, ठीक है। देखते हैं वी और एस साथ में है, ठीक है। एक्स और वाई एक का गैप, ओके। डब्ल्यू और आर साथ में है, यूपी साथ में है, एक्स और क्यू साथ में है, मतलब कि सेकंड ऑप्शन एक्स और वाई, क्योंकि बाकी सब में बिल्कुल साथ में बैठे हैं, बट और सारे एक और एक में गैप है, मतलब एक का, तो वही ऑप्शन है। व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ आर, आर की पोजीशन क्या विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो भाई ये तो राइट से भी बैठ सकता है लेफ्ट से भी, हमें दोनों तरफ से काउंट करनी होगी, 1 2 3, फोर्थ टू द राइट है, दिख रहा है, ठीक है। फोर्थ टू द राइट, लेफ्ट से भी काउंट हो सकता है, कई बार क्या होता है कि दोनों ऑप्शन दिए होते हैं कि फोर्थ टू द राइट और 1 2 3 4 5 6 6 टू द लेफ्ट, दोनों ऑप्शन दिए होंगे, पर एक नीचे सबसे लास्ट में ऑप्शन दिया होगा बोथ ऑप्शन ए एंड सी ऑप्शन, ठीक है। और वो ऑप्शन दिखता नहीं है, हमें स्क्रॉल करके नीचे देखना होता है, बाकी मतलब वहाँ क्या करते हैं जल्दबाजी में फट से पहला ऑप्शन देखा मार के चल दिया, बट सबसे लास्ट ऑप्शन भी चेक करना है कि उस पर क्या लिखा हुआ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8th क्वेश्चन, इसको बोलते हैं कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग एक बहुत ही सिंपल है, इसमें क्या होता है कि जैसे पढ़ते हैं इन अ सर्टेन लैंग्वेज, एक लैंग्वेज है, होली इज़ फेस्टिवल ऑफ कलर, जो ये लाइन लिखी गई है उसको कोड किया गया है ऐसे RMT TRZ RUS KJM TRV, ठीक है। अब फेस्टिवल इज़ दिवाली को IMN TRZ ROL KJM करके ऐसा मतलब वो किया गया है, इसको कोड किया गया है। तो इसमें क्या करते हैं कि भाई जैसे इसमें पहला क्वेश्चन क्या है कि डैश इज़ कोडेड एज KOR पहले ढूंढो कि कहाँ पर है, KOR है हमारा थर्ड में, KOR सिर्फ और सिर्फ थर्ड में है, मतलब कि टुमारो इज़ होली में मतलब KOR है। अब टुमारो है या इज़ है या होली है कुछ नहीं पता, बट एक बात और देख ली हमें कि KOR जो है ये हमें कहीं भी और नहीं मिल रहा, किसी भी ऑप्शन में नहीं मिल रहा, मतलब कि टुमारो इज़ होली तो देखो कई सारी ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन में आ रहा है होली, और वहाँ पे KOR तो है ही नहीं। अगर होली का मतलब KOR होता उसका कोड तो फिर फर्स्ट में भी होता वो, बट फर्स्ट में है ही, मतलब होली इज़ कैंसिल। इज़ का भी के इज़ जो है सेकंड ऑप्शन में है, और फेस्टिवल इज़ दिवाली, मतलब इज़ का भी मतलब कि KOR मतलब नहीं है, टुमारो कहीं नहीं है और KOR भी कहीं नहीं है। टुमारो मतलब लेफ्ट साइड में कहीं नहीं है, ऊपर साइड फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऑप्शन में, और KOR भी जो राइट साइड में जो ऑप्शन जो कोड दिया गया इसमें कहीं नहीं है, तो मतलब टुमारो इज़ अ ऑप्शन ऐसे, मतलब कि ये तो सिर्फ बिना पेन और पेपर के हैं, क्यों अगर इसमें दिख रहा है तो, या आप उसमें देख सकते हो लैपटॉप में,
इसमें नहीं दिख रहा। व्हाट इज़ द कोड ऑफ सी? सी में देखो कि अ सी ऑफ कलर, ए दिया हुआ है जो सेकंड और फोर्थ में, तो वहाँ पे कोई आर ओ एल, मतलब कि आर ओ एल ए का ऑप्शन है, ठीक है। तो हमें तो आर ओ एल कैंसिल हो गया, जो फोर्थ में से आर ओ एल कैंसिल। ऑफ, ऑफ कहीं है? ऑफ फर्स्ट में है, मतलब कि टी आर वी है, हाँ टी आर वी भी है, मतलब वो तो बाई चांस बन रहे हैं, मतलब कि फर्स्ट और सेकंड, कई बार पीछे से भी देखना पड़ता है। टी आर वी भी कैंसिल हो गया क्योंकि वो ऊपर वाले ने, फर्स्ट वाले ने भी है। ऑफ होगा कलर, कलर कहीं है? कलर, कलर भी फोर्थ वाले में ही देखना पड़ेगा। एम ओ टी कहीं है? एम ओ टी नहीं है फर्स्ट वाले में, और आर यू एस है, मतलब कि एम ओ टी जो है आंसर है, एम ओ टी फर्स्ट ऑप्शन। अब 10th क्वेश्चन और 10th और 11th खुद ट्राई मारो, क्योंकि ये भी बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। इसमें सीधा आई एम एन जो कोड है वो बताना है किस में, ठीक है। आई एम एन कहाँ पे? ये सेकंड ऑप्शन में है, और सिर्फ सेकंड ऑप्शन में है। तो बाकी जो जो टी आर जेड है, आर ओ एल है, के जे एम है, ये हमें एलिमिनेट करना है ऊपर से लेके नीचे तक चारों देख के, ठीक है। तो आप वो पता देखो और देखो। और नेक्स्ट क्वेश्चन में भी टी आर वी है, टी आर वी है, मैं करा देता हूँ। टी आर वी में क्या है कि कहीं और है ये टी आर वी, नहीं है। टी आर वी नहीं है। इसमें क्या होगा? टी आर वी जो है फोर्थ में है सिर्फ, ठीक है। आर ओ एल देख लिया, हमें कहाँ मिला? कहीं हमें आर ओ एल, हाँ सेकेंड वाले में। टी आर वी कहीं नहीं मिला। एम ओ टी कहीं मिला हमें? एम ओ टी कहीं नहीं मिला। आर यू एस कहीं मिला हमें? आर यू एस, आर यू एस फर्स्ट में है, मतलब कि टी आर वी और एम ओ टी जो है हमें कहीं नहीं मिला, ठीक है। मतलब ए भी ऊपर है और कलर भी ऊपर है। सी और ऑफ हमें पता ही नहीं है कि भाई सी और ऑफ, सी का आर ओ एल सॉरी टी आर वी है या एम ओ टी है, तो इसका मतलब होगा कैन नॉट डिटर्मिन। और हम डिटर्मिन ही नहीं कर सकते कि भाई, क्योंकि एक दो वर्ड है और दो कोड है और पता नहीं चल रहा है कि कौन सा किसका है, तो उसका मतलब ये हुआ, ठीक है। तो व्हाट इज़ द कोड ऑफ फेस्टिवल? ये भी सिंपल है, आप बिल्कुल सीधा सीधा है, ये भी निकाल लोगे। अब आते हैं स्टेटमेंट कंक्लूजन, ठीक है। अब ये देखते हैं इस पर, चलो स्टेटमेंट देखते हैं। स्टेटमेंट से पी से क्यू जा रहा है, आर से क्यू आ रहा है, बट फिर आर से एस जा रहा है, ठीक है। उधर से अगर दूसरा ऑप्शन देखें तो क्यू से वी आ रहा है, वी से यू आ रहा है और यू से टी आ रहा है। अब कंक्लूजन देखते हैं कि आर से यू जाना है हमें, वो भी बड़े वाला, आर से यू, आर से यू मतलब आर ये रहा, आर से क्यू आया और क्यू से फिर इधर को ऐसे चल दिया। अगर लिख के देखोगे तो सही देखोगे कि हाँ आर को हम यहाँ देखो कि यहाँ पे है, मतलब कि यहाँ पे है ऐसे, सॉरी यहाँ पे आएगा तो वो ऐसे ही जा रहे हैं, ठीक है। और तो आर से क्या हुआ आया, क्यू से वी आया और वी से यू आया, बट ऑप्शन यहाँ पे ये आ गया, ये सॉरी ये सिंबल यहाँ पे ये वाला आ गया, तो मतलब ये बड़े वाले सिंबल कट जाएंगे, तो ये फर्स्ट इज़ इनकरेक्ट, ठीक है। और सेकंड पे है पी से टी जाना है, पी से टी जाना है मतलब कि ठीक है, पी से टी और सिंबल छोटे वाला है, तो मतलब पी से क्यू गए, क्यू से वी, वी से यू, यू से टी, मतलब सेकंड इज ऑप्शन सही है, तो यही सही है, ठीक है। और अब सेकंड 14th क्वेश्चन, ए से बी की जाना है, बी से सी जाना है और डी से सी आ रहा है ये, और आगे क्या है ए से जी आ रहा है और एफ से ई आ रहा है, मतलब ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, ठीक है। तो देखते हैं, एफ से हमें सी जाना है, ठीक है, ये रहा एफ, यहाँ पे कहीं है, एफ से ए गए, बड़ा सिंपल है, हमें बड़ा सिंबल चाहिए, एफ से ए गए, ए से बी गए, बी से सी गए, यहीं पे ख़त्म हो गया क्वेश्चन, मतलब कि फर्स्ट ऑप्शन तो है, ठीक है। नेक्स्ट है जी से बी जाना है, जी से बी जा ही नहीं सकते क्योंकि जी की तरफ से हम मुड़ नहीं सकते, वो तो ए से जी जा सकते हैं, ठीक है। जी से हम बी की किसी भी अल्फ़ाबेट की तरफ नहीं जा सकते, तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट इज़ ई से बी जाना है, ई से बी, ई से ओ, ये सबसे पहले दिया गया ई से ओ जाना है, फिर ये देखा कि एच से वाई आ रहा है, वाई से टी आ रहा है, टी से ओ आ रहा है, और सेकंड उसमें आ रहा है एफ से ओ, ओ से वी, वी इज इक्वल टू बी है, तो सबसे पहले तो ऑप्शन ई से हमें बी जाना है,
तो मतलब ई से यहाँ बी जाना है, मतलब ई से ओ गया, बड़ा सिंबल है, ओ से वी गया, छोटा सिंबल आ गया, मतलब कि हमें छोटा सिंबल चाहिए, छोटा सिंबल करेक्ट, मतलब कि ये हो गया सही। वी से हमें बी आना है, मतलब बी इज इक्वल टू बी है, तो इक्वल भी कट जाता है, तो सीधा ये फर्स्ट ऑप्शन इज़ करेक्ट। एच से एफ जाना है, एच से वाई गया, वाई से टी गया, टी से ओ गया, सही जा रहा है, सिंबल भी सही आ गया, वाला हमें छोटा ही सिंबल चाहिए, छोटा सिंबल हमें शुरू में मिल गया था और बाद में मिल गया, हमें तो सिर्फ एक ही सिंबल चाहिए और वो हमें मिल गया, टी गया, टी से ओ गया, और ओ से हमें फिर एफ़ की तरफ हम नहीं जा सकते क्योंकि एफ़ से ओ आ सकते हैं, ओ से एफ़ नहीं जा सकते, तो मतलब सेकंड ऑप्शन इज़ इनकरेक्ट। बी इज़ इक्वल टू एच, ये तो हो नहीं सकता, मतलब एच से जब हम वाई की तरफ जाएंगे और बी तरफ तक पहुँचते पहुँचते तो भाई कई सिंबल आ लिए, तो वो गलत है, तो मतलब ऑप्शन वन इज़ करेक्ट। 7 person A B C D E F G are pursuing matters in 3 different subjects फिज़िक्स। अच्छा ये नेक्स्ट है, तो अभी आप लैपटॉप में देखते हो, देखो, और ये मैं करता हूँ, ठीक है। 7 persons A B C D E F and G are pursuing matters in 3 different subjects, that is physics, economics and biology, but not necessarily in the same order. At least 2 persons pursuing masters in a subject। अब ये थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा, बिल्कुल ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है बट थोड़ा सा अलग है, आप और बहुत सिंपल है, देखते हैं कैसे। इसमें बोला गया कि 7 पर्सन है, 7 पर्सन्स आर देयर, ठीक है, वो 3 सब्जेक्ट्स में मास्टर कर रहे हैं, वो मतलब एक तरह से बोलने की बात है, बट हमें 3 सब्जेक्ट दिए गए हैं और उन 3 सब्जेक्ट में फिज़िक्स है, इकोनॉमिक्स और बायोलॉजी है, और सेम ऑर्डर में नहीं है वो। और उसमें बोला गया कि एटलीस्ट 2 persons परसुइंग मास्टर इन सब, एटलीस्ट 2 persons, एटलीस्ट मतलब कम से कम 2 पर्सन तो हर में बैठे ही हैं, बट 7 बंदे हैं, अगर 2-2 बिठाए तो 2-2 मतलब 6 बंदे, मतलब एक सब्जेक्ट में एक बंदा ज़्यादा बैठेगा, और एक बंदा इसलिए नहीं बैठ सकता क्योंकि उसने बोला कि एटलीस्ट 2 तो बैठे ही हैं, तो हर सब्जेक्ट में 2-2 तो बिठाने ही हैं, एक में एक्स्ट्रा एक बैठेगा क्योंकि बैठ सकता है, क्योंकि एटलीस्ट बोला है 2 और 2 से ज़्यादा, ठीक है, तो एक में 2 में बैठेंगे 2-2 और एक में बैठेंगे 3, तभी बैठेंगे 7 बंदे। और अगर एक बंदा इसलिए नहीं बैठेगा क्योंकि एटलीस्ट बोला, एटलीस्ट मतलब, ठीक है। तो इसको लिखते कैसे हैं, इस पज़ल को करने के लिए क्या करते हैं कि भाई सबसे पहले क्या करते हैं, इसका सबसे सिंपल तरीका है, फिज़िक्स ऐसे लिखा, इकोनॉमिक्स ऐसे लिखा और बायोलॉजी ऐसे लिखा, इसका बना लिया टेबल। तो आपको समझ में नहीं आएगा कि टेबल क्या है, मैं समझाता हूँ टेबल का मतलब क्या हुआ, ठीक है। तो ये फिज़िक्स है, ये इकोनॉमिक्स है, ये बायोलॉजी है, ठीक है। हमने 2 पॉसिबिलिटी ले ली कि भाई यहाँ पे और ये टेबल तो पॉसिबिलिटी है, और ये टेबल यहाँ पे है जहाँ पे बंदा यहाँ पे नहीं बैठेगा, मतलब कि यहाँ पे एक्सेप्शन बैठेंगे कि यहाँ पे वो बंदे लिखेंगे जो यहाँ पे बायो में नहीं लिखा जाएगा। चल देखते हैं कैसे करते हैं, ठीक, तब देखोगे ना तो पता चलेगा कैसे करना है। फर्स्ट लाइन पढ़ो, डी इज़ परसुइंग मास्टर्स इन द सेम सब्जेक्ट ओनली विद जी, ओनली विद जी, ठीक है। डी जो है, डी और जी जो है साथ में बैठे हैं ये, बट ओनली, इनके साथ तीसरा बंदा नहीं बैठा, मतलब ये जहाँ बैठ जाएं इनके साथ तीसरा बंदा नहीं बैठेगा, ये सिर्फ 2 ही बैठेंगे डी और जी के साथ। जहाँ पे ये लिखे ना कि ओनली, कि सिर्फ, ओनली का मतलब क्या होता है कि सिर्फ, कि डी इज़ परसुइंग मास्टर, डी किसी 3 सब्जेक्ट में से किसी एक में मास्टर कर रहा है बट सिर्फ जी के साथ, ठीक है। अगला पढ़ते हैं, सी इज़ परसुइंग मास्टर इन बायोलॉजी, सी यहाँ पे भी आ सकता है, मतलब 2 पॉसिबिलिटी हैं, ये मैंने सी इसलिए लिया, ठीक है। आगे पता लगेगा कि पॉसिबिलिटी कई बार कट नहीं पड़ जाती है, तो इसलिए पॉसिबिलिटी ले ली। ये तो थोड़ा सिंपल होगा, शायद एक में बन जाए क्योंकि आरबीआई असिस्टेंट में सिंपल आता है, आरआरबी में थोड़ा डिफ़िकल्ट आएगा, यूपीएस क्लर्क में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट आएगा, तो उसमें मैं वो वहाँ पे हेल्प करेगा। सी इज़ परसुइंग, अगर कुछ लोगों की सिर्फ आरबीआई प्रेफरेंस है तो वो सिर्फ एक ही बना लो, कुछ लोग होते हैं जो थोड़े टैलेंटेड होते हैं, वो फोकस्ड भी बहुत होते हैं कि एक बार वो लेनी है जॉब तो वही लेके हटेंगे फिर वो, तो जो मेरे जैसे होंगे वो कहीं
पेपरों पे टारगेट करेंगे। तो सी इज़ परसुइंग मास्टर्स इन बायोलॉजी, तो ठीक है, दो में लिख लें। ई एंड एफ आर परसुइंग मास्टर्स इन द सेम सब्जेक्ट बट नॉट विद सी। ई यहाँ पे लिखूँगा मैं, ई एंड एफ यहाँ पे लिखा मैंने सेम, बट मैंने ओनली नहीं लिखा। मतलब ई एफ सेम एक उसमें कर रहे होंगे, पर हाँ ये बोला कि सी के साथ नहीं कर रहे, मतलब कि यहाँ नहीं आएंगे वो, ई और एफ यहाँ नहीं आएंगे। यहाँ भी नहीं आएगा, यहाँ भी नहीं आएगा, ठीक है। पर आएगा कहीं भी, पर वहाँ पे 3 बंदे बैठ सकते हैं, पर ओनली नहीं है। इसका मतलब ये है कि भाई जरूरी ये समझना कि ओनली नहीं है इनके साथ। अगला भैया, बी इज़ नॉट परसुइंग मास्टर विद सी। बी भी सी के साथ नहीं बैठेगा, बी भी यहाँ नहीं बैठेगा, यहाँ या फिर यहाँ। बी इज़ नॉट परसुइंग मास्टर विद सी। बी इज़ नॉट परसुइंग मास्टर इन फिजिक्स। हाँ ये सही बैठेगा ना, मतलब कि बी यहाँ भी नहीं बैठेगा, मतलब बी यहाँ भी नहीं बैठेगा, यहाँ भी नहीं बैठेगा, मतलब कहाँ बैठेगा, यहाँ बैठेगा। अगर बी यहाँ बैठेगा तो ये देखा होगा कि डी और जी सिर्फ और सिर्फ दोनों अकेले बैठे हैं, मतलब कि डी और जी यहाँ बैठेंगे, और इनके आगे लगा दिया ये कि इनके बाद कोई नहीं बैठेगा, ठीक है। यहाँ पे बेशक 3 बैठ सकते हैं, यहाँ पे बेशक 3 बैठ सकते हैं, बट यहाँ नहीं बैठेगा कोई भी। तो एक और था, ई और एफ सेम है। ई और एफ सेम है, मतलब यहाँ नहीं बैठेंगे, तो ई और एफ कहाँ बैठेंगे, यहाँ बैठेंगे। ये 3 बैठेंगे बंदे, मतलब यहाँ पे जो बच गया वो यहाँ बैठेगा, क्योंकि साथ ही तो बंदे हैं सिर्फ, तो क्या बच गया, ए बच गया ना सिर्फ, हाँ ए, मतलब 2 बंदे यहाँ, 3 बंदे यहाँ और 2 बंदे यहाँ, मतलब कि सही। मतलब यहाँ पे हमें पॉसिबिलिटी की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि यहाँ भी पॉसिबिलिटी सेम बनती थी, यहाँ भी हमें ई और एफ लेते और यहाँ पे ए बनता, ठीक है। तो पॉसिबिलिटी की जरूरत नहीं पड़ी यहाँ पे, और ये बन गया हमारा। तो पहला करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पर्सन्स आर परसुइंग मास्टर इन द सेम सब्जेक्ट। तो भाई ये है डी ऑप्शन, सी ए, कि भाई कौन से बंदे हैं जो एक ही उसमें साथ में बैठे हैं सेम सब्जेक्ट में, तो वो है ऑप्शन डी। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग इज परसुइंग मास्टर इन इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में कौन कर रहा है, बी ई एफ, तो यहाँ पे कर रहा है डी ऑप्शन, हाँ डी ऑप्शन। फोर ऑफ द फॉलोइंग फाइव आर अलाइक इन अ सर्टेन वे एंड सो फॉर्म अ ग्रुप विच इज़ वन ऑफ दैट डज नॉट बिलोंग टू दैट ग्रुप। ओके, जो 4 हैं इन 5 में से एक ग्रुप बना रहे हैं एक सर्टेन वे में, ठीक है। तो ऐसा कौन सा एक बंदा है जो ग्रुप नहीं बना रहा, मतलब देखते हैं कैसे, ठीक है। डी और एफ अलग अलग, जी और बी अलग अलग, ए और ई अलग अलग, एफ और डी अलग अलग, ए और सी इकट्ठे, मतलब कि ई इज़ द ऑप्शन। ई साथ में बैठे हैं ना, बाकी अलग अलग बैठे हैं, तो ये अलग ऑप्शन गलत है। सॉरी सही, वो टिक मारना है, वो उन्होंने कि यही पूछा है कि कौन सा अलग चल रहा है सबसे। अगला है, ए इज़ रिलेटेड टू बायोलॉजी। अच्छा, ए इज़ रिलेटेड टू बायोलॉजी, in the same way as G is related to physics. Which of the following E related to? A हम बायो से रिलेट कर रहे हैं, G हम फिजिक्स को बता रहे हैं, रिलेट कर रहे हैं, तो E हम किसको रिलेट करेंगे, तो इकोनॉमिक्स को करेंगे। E तो इकोनॉमिक्स का है ना। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज ट्रू। तो सबसे सारे कॉम्बिनेशन चेक करो कि भाई F और फिजिक्स है सेम, नहीं है। D और बायोलॉजी है, डी तो फिजिक्स है, नहीं है। ई और इकोनॉमिक्स है, ई और इकोनॉमिक्स है, मतलब सी इज़ ऑप्शन। तो ये हमारे मॉक कंप्लीट, और एक बार हो सके तो इसको करें बैठ के। बाय।